Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start the new chapter, Sources of Energy. So ये जो chapter है, because this was a lot of theoretical part it had in this chapter और कुछ भी calculative part है नहीं. There are so many diagrams जब आप power plants वगैरह बनाएंगे और कुछ ऐसे diagrams हैं. So it was better to do it ऑन द स्क्रीन ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाए, डायग्राम भी समझ में आए. क्लियर है? सो इस वजह से वी आर डूइंग इट ऑन द स्क्रीन. ठीक. सो वैसे मोस्ट ऑफ द थिंग इसमें थेरेटिकल हैं, आपको समझ में आ जाएंगी. ऐसी नहीं कि समझ में नहीं आएंगी, थेरेटिकल चीज़ें हैं बट सब समझ में आएंगी. आपने कुछ चीज़ें देखी हुई हैं और कुछ कंसेप्ट हैं जो रिक्वायर्ड हैं वो आप पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा हुआ है. तो चैप्टर से ही आपको लग रहा है द नेम इज़ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो हमने एनर्जी के बारे में कब पढ़ा था? पहली बार शायद 9th में ही पहली बार आपने पढ़ा होगा, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में. सो एनर्जी इज समथिंग विच गिव्स अस दी कैपेसिटी टू डू वर्क. या फिर हम ये कह सकते हैं कि इफ़ वी आर वर्किंग इट मीन्स वी हैव एनर्जी, या फिर वी कैन से इफ़ वी कैन वर्क इट मीन्स वी हैव एनर्जी. है ना? अगर आपके पास एनर्जी है तो आप काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप काम कर सकते हैं इट मीन्स यू हैव एनर्जी. एंड ऑल्सो वहाँ पे हमने बहुत सारे जो एनर्जी के देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ या वेरियस फॉर्म्स है एनर्जी के, हमने उसके बारे में पढ़ा था. तो जो मेनली हमने 9th में एनर्जीज़ के बारे में पढ़ा था दैट वाज काइनेटिक एंड पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. एंड मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो काइनेटिक की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी वाज बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ मोशन. है ना? उसमें वेलोसिटी अगर है ऑब्जेक्ट में तो वेलोसिटी के फॉर्म में एनर्जी सेव्ड रहेगी. अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो उसके शेप की वजह से, पोजीशन की वजह से या कन्फिग्रेशन की वजह से वो एनर्जी होती है. सो दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड क्लास 9th में. अगर नहीं पढ़े हैं आपने तो आप जाकर के लेक्चर्स देख सकते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा कि एनर्जी जो होती है दैट इज़ कंजर्व्ड. पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है. हम अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो वो है केस रिलेटिविटी वाला और उसमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला, उसकी अगर हम बात ना करें तो एनर्जी इज़ कन्वर्टिबल, बट वो एनर्जी कभी भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या क्रिएट नहीं कर सकते. ठीक है? सो एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, इट इज़ मोर और लेस कंजर्व. वो जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है जब बहुत ही न्यूक्लियर लेवल पे रिएक्शंस होती हैं. इन दैट केस दैट हैपन्स. ठीक है? तो एनर्जी इज़ बेसिकली कंजर्व्ड. है ना? अब जो बात आती है जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम पढ़ते हैं, आज तक आपने ये सुना होगा कि सेव एनर्जी, सेव एनर्जी, सेव इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से बहुत सारी जगह आप सेव एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा. तो जब हम लोगों के पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट है, जब हम बोल रहे हैं कि एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, एनर्जी इज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो ना क्रिएट की जा सकती ना डिस्ट्रॉय की जा सकती, देन वाई वी आर सेइंग कि सेव एनर्जी. जब हमारे पास एनर्जी कितनी है, जितनी है उतनी रहने वाली है, उसमें कोई इशू है नहीं, जितनी है एनर्जी उतनी रहने वाली है हमारे पास. अगर तो फिर व्हाट इज़ द इशू? क्यों हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सेव एनर्जी, सेव एनर्जी, सेव एनर्जी? तो अगर हम इसके रीज़न पे जाएं तो वहाँ से फिर आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपका चैप्टर स्टार्ट होता है. तो हमें ये तो कह दिया गया कि एनर्जी इज़ कंजर्व्ड. है ना? एनर्जी जितनी है यूनिवर्स में उतनी रहेगी, हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. बट प्रॉब्लम ये है कि जब एनर्जी कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, है ना, हमारे डेली लाइफ के, हमारे सर्वाइवल के लिए एनर्जी का कन्वर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी तो वी कैन नॉट सर्वाइव. आपको हीट चाहिए, डायरेक्टली हीट यू कैन नॉट गेट. आप पहले कुछ या तो आप इलेक्ट्रिसिटी से हीटर जलाएंगे तब आपको हीट एनर्जी मिलेगी, या फिर आप वुड को जलाएंगे, कोल को जलाएंगे, देर आर सो मेनी ऑप्शंस. आप वो करेंगे तब एनर्जी मिलेगी. ठीक है? तो कोल या पेट्रोलियम जब जल रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज़ इनिशियली इट वाज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, देन इट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. सिमिलरली अगर हम हीटर की बात करें, इट वाज इनिशियली इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड देन इट कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी. सो दीज आर द केसेस. तो कन्वर्जन हो रहा है. तो प्रॉब्लम ये है कि व्हेन वी यूज़ अ सर्टेन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी चेंजेस इट्स फॉर्म, तो वो जो प्रोसेस होती है ना दैट इज़ इरिवर्सिबल, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. जैसे अगर आपने लकड़ी को जलाया, आपको हीट एनर्जी की ज़रूरत थी, आपने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जला करके आपने हीट एनर्जी ली. अब प्रॉब्लम ये है कि आपने जब हीट एनर्जी ली तो वो फिर धीरे धीरे आपके बॉडी में आएगी और फिर उसके बाद वो इन्वायरमेंट में चली जाएगी. तो प्रॉब्लम ये है कि जब वो इन्वायरमेंट में चली गई एनर्जी, सो कैन यू ब्रिंग दैट बैक? उस एनर्जी को क्या आप वापस लेकर के आ सकते हैं? सो डेफिनेटली वी कैन नॉट. जो एनर्जी एक बार इन्वायरमेंट में चली गई, क्या फिर से हम उससे
कोल या फिर वुड हम फिर से बना सकते हैं? नो, जो पेड़ कट गए वो जल गए और वो एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो गई, और उसके रिलीज़ होने से पॉल्यूशन भी बढ़ा, स्मोक हुआ और फिर बहुत सारी गैसेस रिलीज़ हुई, सो उसकी वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ा। तो बेसिकली आप ये देख रहे हो कि व्हेन वी आर कन्वर्टिंग एन एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म, वहाँ पे बहुत सारे आपको डिसएडवांटेज भी मिल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपका सोर्स ख़त्म हो रहा है, प्लांट्स को कट किया हमने, ट्रीज़ को कट किया हमने, फिर उसको हमने जलाया, जलाने के बाद वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गई, हमारे बॉडी में आई, फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गई, ठीक है। एंड वी कैन नॉट ब्रिंग बैक, वो हम पेड़ों को, वो जो एनर्जी रिलीज़ हुई उसको हम वापस, उससे हम लकड़ी नहीं बना सकते, वापस उससे हम कोल नहीं बना सकते। सो दिस इज़ द इशू कि आपका जो एनर्जी एक बार कन्वर्ट हो जाती है वन फॉर्म टू अदर, तो उसको रिवर्स कर पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेट्स से आपने पानी गर्म किया, ठीक है, सेम चीज़, पानी गर्म किया, पानी जब हमने गर्म किया और वो स्टीम बन के उड़ गया, तो कैन यू ब्रिंग दैट बैक? उसमें जितनी, उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी खर्च हुई, क्या आप उसको वापस लेकर के आ सकते हैं? योर आंसर इज़ नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। सो जैसे जो अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं, जहाँ से जो टरबाइन डैम पे लगे होते हैं, फिर जो हाई अमाउंट ऑफ वाटर है इट कम्स फ्लोइंग, और फिर वो टरबाइंस की प्लेट को रोटेट करता है, उसके बाद फिर उसके रोटेशन की वजह से एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, जो मैकेनिकल एनर्जी सेव्ड है, जो पोटेंशियल एनर्जी सेव्ड है उस पानी में, फिर वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। पहले पानी पूरा स्टोर्ड है, उसका कुछ सर्टेन कन्फिग्रेशन है, कन्फिग्रेशन की वजह से वहाँ पे एनर्जी है, फिर उसके बाद जब कन्फिग्रेशन उसका हटाया हमने तो फ्लो स्टार्ट हुआ, फ्लो की वजह से काइनेटिक एनर्जी बनी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से फिर क्या हुआ, फिर से हमने एक ब्लेड को रोटेट करवाया, टरबाइंस की ब्लेड को रोटेट करवाया, तो पोटेंशियल से काइनेटिक, फिर उसके बाद वो फिर उसने वहाँ पे रोटेशन हुआ तो अगेन वहाँ काइनेटिक, और फिर इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जब आपने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर दिया और उसको एक बार आपने खर्च कर लिया, आपने बल्ब जला लिए, उससे लाइट एनर्जी में चला गया, आपने हीटर चला लिया, उससे हीट एनर्जी में चला गया, आपने कोई साउंड सिस्टम चला लिया, उससे वो साउंड एनर्जी में चला गया। नाउ कैन यू ब्रिंग दोज एनर्जीज बैक? क्या आप पूरे साइकिल को वापस रिवर्स कर सकते हैं? नहीं। क्या आप उस एनर्जी को वापस ला करके उस डैम में वाटर को फिर से रिवर्स करके आप वहाँ पर फिल करा सकते हैं? नो, वी कैन नॉट डू दैट। वो वाटर वहाँ से निकल गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई। नाउ दैट वाटर इज़ गोइंग टू फ्लो इन द रिवर, या फिर हो सकता है वो जाकर के ओशन में चला जाए। तो अब उस वाटर को हम वापस लेकर के नहीं आ सकते। वो वाटर जो डैम में आएगा या जो रिवर में आएगा और उसको हम सेव करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू हैपन नेचुरली, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं कि इरिवर्सिबल होने की वजह से आप कोई भी आप सोर्स अगर यूज़ करते हैं और वो सोर्स अगर ख़त्म हो गया, तो हमारे पास जो सोर्सेज़ की बात करें हम, तो हमारे पास कुछ सोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, जिसमें कोल और पेट्रोलियम जो है या फॉसिल फ्यूल जो हैं, उस पर जो ह्यूमन बीइंग है सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट। एंड ये जो फॉसिल फ्यूल है ना, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ईयर्स लगते हैं इसको, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, तब जा करके ये सब फॉर्म होता है। और ये फॉर्म होके अर्थ में पड़ा हुआ था, धीरे धीरे हमने उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना शुरू किया, और आज ये है कि अगर हम इसी रेट से यूज़ करते रहे तो आगे की जनरेशन्स के लिए देयर वॉन्ट बी एनी फॉसिल फ्यूल। सो या तो हमें फॉसिल फ्यूल को जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, जिस रेट से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, या फिर हमें कुछ ऐसे एनर्जी सोर्सेज खोजना पड़ेगा, ऐसे कुछ एनर्जी सोर्सेज हमें पता करने पड़ेंगे जो या तो रिपीटेडली उनको यूज़ किया जा सके, बार बार उनको यूज़ किया जा सके, या फिर जो अनलिमिटेड हो, ठीक है। एक तो या तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो या फिर अनलिमिटेड हो, कि फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अनलिमिटेड अगर हमारे पास हो जाए तो, जैसे हम अगर सोलर पावर की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, इट इज़ अनलिमिटेड, लेकिन उसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो दीज आर दी वेरियस काइंड्स ऑफ एनर्जी, और वाई दी सेव एनर्जी या फिर एनर्जी इज़ दी कंसर्न फॉर ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम जो फॉर्म कन्वर्ट हो गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट हो गया, वी कैन नॉट रिवर्स दैट प्रोसेस। तो एक एक करके वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी कैसे हम एनर्जी के सोर्स को सिलेक्ट करते हैं, और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, वी आर गोइंग टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन इन दिस लेक्चर। सो व्हेन इट कम्स टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें अपने लाइफ में डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी सोर्सेज यूज़ करना होता है। सो बिफोर दैट वी शुड नो हाउ टू सिलेक्ट द एनर्जी सोर्सेज, है ना। सो उसके लिए वी नीड टू नो व्हाट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, किसको हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। अब मान लो कि हमारे पास सोर्सेज हैं, जिसमें एक ऐसा सोर्स है जिसमें कि हम लोग जितना अमाउंट यूज़ करते हैं, जितना इनपुट यूज़ करते हैं, उसका अच्छा खासा आउटपुट मिलता है। एंड वी हैव अनदर सोर्स जिसमें इफ़ वी यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ इनपुट, हम लोगों को बहुत ही कम आउटपुट मिलता है, एंड अदर थिंग्स हमें एक्स्ट्रा मिलती हैं।
जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है. सो दोज काइंड ऑफ सोर्सेज विल कम अंडर नॉट सो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना. तो हमें ये सिलेक्ट करना आना चाहिए, ये बताना आना चाहिए कि किस सोर्स को हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे. और इस चैप्टर से बेसिकली आपको यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आएंगे, क्योंकि सारा का सारा थ्योरेटिकल ही है. सो ऐसे क्वेश्चन ही पूछेगा, व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, हाउ डू यू सिलेक्ट एन एनर्जी सोर्स फॉर अ सर्टेन टास्क. आपको अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग टाइप की एनर्जी का सोर्स आपको यूज़ करना पड़ेगा. ठीक, तो जैसे यहाँ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. सो हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस. वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू से इज़ कि आपकी जो भी टेक्स्ट बुक हो, अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं, NCERT की बुक्स इजीली अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, NCERT की वेबसाइट पे. सो यू कैन डाउनलोड दी बुक्स फ्रॉम देयर. बट आप अगर अपने स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली जो भी चैप्टर्स हैं, आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर्स गो एंड सी दी उसका जो कंटेंट है उस चैप्टर का, प्लीज़ गो एंड रीड दैट कंटेंट. ठीक है ना. तो इट विल बी गुड फॉर आंसर राइटिंग, क्योंकि आपको तो अभी बोर्ड एग्जाम देना है, 9th की 10th की एग्जाम में लिखना है. अभी आपको नीट की एग्ज़ाम नहीं देना है या JEE की एग्ज़ाम नहीं देना है कि यू विल हैव जस्ट ऑप्शंस. आपको पूरा लिखना पड़ेगा. सो फॉर दैट यू शुड रीड दी चैप्टर्स फ्रॉम योर बुक. सो व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. कैसे हम बताएंगे कि एनर्जी का जो सोर्स है इट इज़ गुड और बैड. तो उसके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो है ये है कि जो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो इजीली अवेलेबल है या नहीं, वो पॉल्यूशन ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, उसके बर्न होने पे या जो भी है उसको जब हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी सोर्स है उसको जब हम यूज़ कर रहे हैं तो वो ऐसी कोई चीज़ रिलीज़ तो नहीं कर रहा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है. या हमारा अगर पर्पस है कि हीट हमें चाहिए, तो हीट के जगह पे अगर बहुत ज़्यादा लाइट मिल रही है और कम हीट, या बहुत ज़्यादा साउंड मिल रहा है और कम हीट, सो इन दैट केस दैट वॉन्ट बी अ गुड एनर्जी सोर्स. करेक्ट. तो जब भी हम किसी फ्यूल को सिलेक्ट करते हैं, फ्यूल मतलब जो हमें एनर्जी का सोर्स बेसिकली, तो जब भी हम किसी फ्यूल को यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हाउ मच हीट डज इट रिलीज़ ऑन बर्निंग. जब भी हम हीटिंग के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं कोई सोर्स, तो कितनी हीट वो रिलीज़ करेगा बर्न होने पे, राइट. उसके बाद क्या ये बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस करता है, डज इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, या फिर इज़ इट ईजिली अवेलेबल और नॉट. क्योंकि अगर ईजिली अवेलेबल नहीं है, भले ही उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो, बट अगर ईजिली अवेलेबल नहीं है तो फिर इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. नेक्स्ट, फॉर व्हाट वर्क द फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड. किस काम के लिए फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड, डेफिनेट सी बात है. तो जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगा, एक ऐसा सोर्स विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क. हियर यू कैन सी विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, या फिर इट विल प्रोवाइड अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी या हाई एनर्जी आउटपुट पर यूनिट वॉल्यूम और मास. जो हम पर यूनिट वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, हमने उतना ही वॉल्यूम एक सोर्स का यूज़ किया, उतना ही वॉल्यूम दूसरे सोर्स का यूज़ किया. द गुड एनर्जी सोर्स विल बी विच प्रोवाइड्स मोर एनर्जी आउटपुट, या मोर ऐसा सोर्स जो ज़्यादा वर्क कर लेता है ना, जिसका वर्क डन ज़्यादा बनता है, दैट इज़ गोइंग टू बी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. जो ईजिली अवेलेबल हो, ईजिली एक्सेसिबल हो, है ना. सेकंड क्या हो जाएगा, जो इजीली अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो. यहाँ पे आप अवेलेबल भी लिख सकते हैं. ठीक है. टू बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, स्टोर हो सके, ऐसा सोर्स. अब कोई बहुत ही बल्कि सा सोर्स है और आप उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी टू यूज़ द सोर्स. फिर परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू बी इकोनॉमिकल. ठीक है ना. तो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए. बहुत ही कॉस्टली हुआ या उसका जो यूज़ के ड्यूरिंग द यूज़ इफ़ इट कॉस्ट सो मच ऑफ मनी, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा. तो आई होप आपको समझ में आया हो कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जिसका आउटपुट ज़्यादा हो फॉर द सेम इनपुट. जो 3-4 सोर्सेज हैं, जो सबसे ज़्यादा आउटपुट देगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. फिर ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट इजी होना चाहिए, और इकोनॉमिकली भी वो इजी होना चाहिए, आपको सस्ते में मिल जाए, है ना. सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड. अब हम आते हैं कि क्या क्या सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल हैं. हमने ये देख लिया कि चलो भाई कोई सोर्स है तो वो गुड है या बैड है, वो ठीक है. लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं. ठीक है. और कितने एक्सेसिबल हैं, कितना ज़्यादा उनका आउटपुट होता है, इकोनॉमिकल है या नहीं है. सो वी आर गोइंग टू सी ऑल काइंड ऑफ सोर्सेज, जिसमें कौन से इकोनॉमिकल हैं, कौन से नहीं हैं, वो सब भी हम देखेंगे. ठीक है. सो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में देर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी.
ठीक है। जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको दो तरीक़ों से डिवाइड किया गया है। पहला है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कन्वेंशनल मतलब कि जो काफ़ी टाइम से, पुराने टाइम से जो हम यूज़ करते आ रहे हैं वो, ठीक है। जैसे लकड़ी को जलाना, उसके बाद कोल जो है, पेट्रोलियम है। सो बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे पास काफ़ी टाइम से हैं, बहुत पहले से हैं, ऐसे सोर्सेज। वाटर से जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, थर्मल है, वाटर है, तो ये सब जो सोर्सेज हैं। सो देर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दे आर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मतलब जैसे कि वुड है, फ्लोइंग वाटर जो टर्बाइंस के लिए हम यूज़ करते हैं, फ्लोइंग वाटर। फिर उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स, ठीक, फॉसिल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सब आ जाएगा। उसके बाद है नॉन कन्वेंशनल, जो अभी अभी सोचे गए हैं या अभी अभी उनका यूज़ शुरू हुआ है, ठीक। उसमें आएंगे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पहले कहाँ यूज़ होती थी, ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी पहले से यूज़ हो रही है। वी आर यूजिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जो सन जिस दिन बना होगा तब से वो एनर्जी यूज़ हो रही है। बट ये हम लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसको और क्या क्या यूज़ हम कर सकते हैं, और भी जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, सो वी आर नॉट यूजिंग इट इन दोज केसेस। हम डेली विटामिन डी ले रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स आर टेकिंग दी एनर्जी, प्लांट्स आर यूजिंग द एनर्जी एंड देन वी आर यूजिंग द प्लांट्स। सो बेसिकली वी आर यूजिंग द सोलर एनर्जी। बट अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, सो इन ऑल दोज केसेस वी आर नॉट यूजिंग सोलर एनर्जी। पानी गर्म करने के लिए तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, या फिर विटामिन डी तो हम ले ही रहे हैं। सो नॉट लाइक दैट। जो और भी यूज़ हो सकते हैं विच वी आर नॉट यूजिंग, या फिर हम आज से काफ़ी साल पहले नहीं कर रहे थे, बट वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट। नेक्स्ट, विंड एनर्जी। आपने विंड मिल देखे होंगे, कहीं ना कहीं तो देखे होंगे विंड मिल। सो विंड एनर्जी, तो ये सब लोगों ने सोचा कि अच्छा ऐसे भी एनर्जी बनाई जा सकती है, ऐसे भी बनाई जा सकती है, ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड यूजिंग द न्यू वेज ऑफ एनर्जी सोर्सेज। फिर बायोमास एनर्जी, उसके बाद ओशियन एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब क्या हैं, थोड़े नए टाइप के सोर्सेज हैं। नए इन्वेंशंस के बाद इनको यूज़ करना शुरू किया है। तो इसमें से क्या है, कुछ सोर्सेज ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ सोर्सेज हैं जो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे और उनको फिर बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल। और जो सोर्स तुरंत नए हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, रिन्यूएबल विल बी लाइक सन, विंड, फ्लोइंग वाटर, ठीक है, ओशियन, वुड, बायोमास, ठीक है, ये थोड़ा बहुत हो भी सकता है, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज। अब अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल की, तो वो उसमें आ जाएगा कोल, पेट्रोलियम। भाई पेड़ लगाना आसान है, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम जो बन रहा है हमारे अर्थ के अंदर, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। पेड़ फिर भी हम लगा सकते हैं, ठीक। और विंड तो चलो ठीक है, विंड एनर्जी तो रिन्यूएबल हो ही सकती है। सन इज़ ऑलवेज देयर, ऐसा नहीं कि किसी दिन छुप जाएगा सन और हमें सनलाइट नहीं मिलेगी, नॉट पॉसिबल। फ्लोइंग वाटर, इट कैन बी रिन्यूड, ठीक है, सम वे और द अदर। बट ये जो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज हैं, दीज आर अवेलेबल इन वेरी लिमिटेड अमाउंट, है ना। मतलब काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एंड हमारा जो मेन डिपेंडेंस है, ह्यूमन जो रेस है, या हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग के जो डेली लाइफ के या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे देखें, इन ऑल द केसेस वी आर डिपेंडेंट ऑन द मोस्ट, विच इज़ दिस कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज, ठीक है ना, जिसमें अगेन कोल इज़ द मोस्ट यूज्ड, ठीक। और वो बहुत ही स्पीड से यूज़ होने की वजह से बहुत ही स्पीड से ख़त्म भी हो रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी सोर्सेज वन बाय वन। सो सबसे पहले आ जाएगा आपका कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें पहला है फॉसिल फ्यूल्स। पहला क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, उनके जो चीज़ें बची हुई होती हैं, उनसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये तैयार होते हैं इनसाइड द अर्थ। द फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, बिल्कुल नॉन रिन्यूएबल हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो दे शुड बी कंजर्व्ड एंड यूज्ड जुडिशियसली। बहुत ही सोच समझ के हमें यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आने वाली जनरेशन्स विल नॉट हैव एनीथिंग रिमेन फॉर देम, ठीक। अब
ठीक है, एडवांटेज तो बहुत है, इतना सारा जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है, हमने इतने इंडस्ट्रीज बना चुके हैं और हम इतना डेवलप हो चुके हैं. वी हैव डेवलप्ड बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स. अगर ये नहीं होते तो शायद हम इतना डेवलप नहीं हो पाते. इतने सारे जो व्हीकल हैं, टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब कुछ धीरे 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 सबके जो ग्रोथ का रीज़न जो है ये एनर्जी सोर्स है जो हमारे पास काफ़ी टाइम से अवेलेबल है इनसाइड द अर्थ. और बिकॉज वी हैव डेवलप्ड सो मच, सो नाउ बिकॉज ऑफ दैट डेवलपमेंट हमारा जो लाइफ स्टाइल है इट हैज़ चेंज्ड. और नाउ इन दिस न्यू लाइफ स्टाइल अगेन वी आर कंज्यूमिंग दीज फॉसिल फ्यूल्स या दीज एनर्जी सोर्सेज एट इवन फास्टर रेट. क्योंकि अब हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, सो वी बेसिकली नीड ऑल दोज थिंग्स. पहले क्या था कि हमारा लाइफ स्टाइल सिंपल था, बट टेक्नोलॉजी हो गई, इतना डेवलपमेंट हो गया. सो अगेन we developed using this energy, and now because we are developed we are again consuming at very high rate. This energies we are consuming at very high rate. So fossil fuel का जो इतना हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ साथ इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं. क्योंकि हम इसको यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका छोटा भी डिसएडवांटेज विल बी हैविंग अ लार्ज इम्पैक्ट. बट इसके जो एक्चुअल में जो डिसएडवांटेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. सो क्या क्या हैं, चलो हम उनकी बात करते हैं. So here you can see disadvantages of fossil fuels. Burning of fossil fuels release gases and harmful particles which causes air pollution. ठीक है, हम लोग जो एयर ब्रीद करते हैं इट शुड हैव मोर ऑफ ऑक्सीजन. ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन होना चाहिए. इफ़ नॉट, अगर इसमें और भी ज़्यादा हार्मफुल पार्टिकल्स होंगे, हार्मफुल गैसेज होंगी, तो इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू गो इनसाइड आवर लंग्स और फिर वहाँ जाकर के इट इज़ गोइंग टू डैमेज आवर बॉडी. हमारे लंग्स को डैमेज करेगा, हमारे सिस्टम को डैमेज करेगा. सो जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है इट इज़ रिलीजिंग हार्मफुल पार्टिकल्स एंड गैसेज इन दी एयर विच इज़ कॉजिंग द एयर पोल्यूशन. और जो कि हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है इन फ्यूचर. हो सकता है क्या, होगा ही. जैसे कई मूवीज़ में हमें दिखाता है कि इन फ्यूचर हो सकता है हमें ऑक्सीजन मास्क लेकर के घूमना पड़े, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के घूमना पड़े. एंड ड्यूरिंग दिस कोविड कई लोगों ने ऐसा बोला है कि आज तो चलो मास्क निकलेगा एंड लेटर ऑन वी आर गोइंग टू यूज़ दी ऑक्सीजन सिलेंडर्स. सो दिस इज़ नॉट फनी, दिस इज़ वेरी वरिंग कि ऐसा अगर हुआ तो इट विल बी सो डिफ़िकल्ट टू लिव. एंड जिस तरीके से वी आर यूजिंग दिस थिंग्स, वी आर यूजिंग द एनर्जी सोर्सेज, दिस इज़ गोइंग टू हैपन. सो वी नीड टू सी सम काइंड ऑफ अल्टरनेटिव टू keep or to save ourselves from this kind of disasters. So let's talk about the next one. Burning of fossil fuels release acidic oxides of sulfur, nitrogen, which causes acid rain, which is harmful for living organisms, affects soil and water, causes damage to buildings, corrosion of metals. So अगर आप ध्यान से देखो, it is causing the ये जो डैमेज कर रहा है, हर चीज़ को डैमेज कर रहा है, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, हर चीज़ को. ये जो हार्मफुल गैसेज रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स रिलीज़ हो रहे हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, तो ये जाकर के फिर क्या बन जाएंगे, एसिड बन जाएंगे आफ्टर मिक्सिंग विद वाटर. क्लियर है. और फिर जब वो पानी के साथ, रेन के साथ, व्हेन इट इज़ गोइंग टू फॉल ऑन अर्थ, जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं, ये एसिड हमें पता है एसिड इज़ हार्मफुल फॉर अस. एसिड से कितना ज़्यादा नुकसान होता है सभी को पता है. सो एसिड से नॉट ओनली टू द ह्यूमन, एनिमल्स को, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, सॉइल को अफेक्ट होता है. इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी. उसके बाद वाटर को अफेक्ट होगा. हम वाटर कंज्यूम करते हैं, वाटर में अगर ऑक्साइड्स होंगे और वाटर में अगर एसिड्स होंगे, अगेन इट इज़ गोइंग टू हार्म आवर बॉडी. उसके बाद कॉजेज डैमेज टू द बिल्डिंग्स. तो नॉन लिविंग को भी नहीं छोड़ा है, नॉन लिविंग को भी इट इज़ हार्मिंग. ताजमहल के बारे में आपने सुना होगा कि ताजमहल का इतना ब्यूटीफुल जो बिल्डिंग है, मतलब जो भी है महल है, कितना ज़्यादा वो अफेक्ट हुआ है ड्यू टू द एसिड रेन. ठीक है, कोरोजन ऑफ मेटल्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एसिड. सो दीज आर ऑल दी डिसएडवांटेज ऑफ द एसिड रेन या फिर फॉसिल फ्यूल को जलाने से. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, पूरा साइकिल देख सकते हो. यहाँ पे क्या हुआ, एसिडिक गैसेज आर गेटिंग रिलीज इन द एटमॉस्फेयर बाय इंडस्ट्रीज. बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉसिल फ्यूल का, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्साइड्स जो हैं या पॉल्यूटेंट जो हैं इट इज़ गेटिंग रिलीज इन द एटमॉस्फेयर. उसके बाद फिर ये जो गैसेज हैं ये कैरीड, वो विंड के साथ कैरी होती हैं और फिर वो क्लाउड्स में जाके मिलती हैं, एंड इवेंचुअली वो फिर रेन वाटर के साथ इट गोज़ बैक टू द अर्थ. और फिर वहाँ जाकर के हर चीज़ को, ईच एंड एवरीथिंग को इट इज़ गोइंग टू डैमेज. हर चीज़ को ये अफेक्ट कर रही हैं इन अ नेगेटिव वे. उसके बाद यही इसी वजह से ताजमहल का फ़ोटो लगाया है. ताजमहल भी इससे अफेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा और हुआ है. तो इन सब चीज़ों के लिए वी नीड टू टेक सम
स्टेप्स जो कि इन सब चीज़ को हम अवॉइड कर सकें और सेफली हम बाहर निकल सकें इनसे, कुछ अल्टरनेटिव हमें खोजने पड़ेंगे। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, या जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है। भाई सीधी सी बात है कि अगर इफ़ वी वांट टू लिव हेल्दी लाइफ वी शुड हैव मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, बट वी कैन सी कि ऑक्सीजन छोड़ के और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट ठीक है और भी गैसेज हो, नाइट्रोजन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और भी गैसेज हो, बट एटलीस्ट इट शुड नॉट बी हार्मफुल फॉर अस, बट दीज आर हार्मफुल फॉर अस। अब क्या हो रहा है कि इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इंक्रीजिंग इन दी एटमॉस्फेयर, उससे क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी गैसेज हैं, अदर गैसेज, ये क्या करती हैं, जब भी सनलाइट अर्थ पे गिरती है ना, सनलाइट हमेशा अर्थ पे गिर रही है, कभी एक पार्ट पे कभी दूसरे पार्ट पे, सो जब सनलाइट फॉल्स ऑन अर्थ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं, काफ़ी सारा अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं, जो लाइट आई या फिर जो हीट आई इट हिट्स द अर्थ, सनलाइट जो है अर्थ को हिट करता है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो गैसेस हैं वो क्या कर रही हैं, दीज गैसेस ट्रैप दी सनलाइट, सनलाइट की जो वार्मथ है उसको ट्रैप करके रखती हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट होकर के जाने नहीं देती, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है इट इज़ राइजिंग, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ वार्म हो रही है। अब अगर हमारे एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बॉडी है या फिर और भी जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल जो फिनोमिना है जो कि एक सर्टेन क्लाइमेट की वजह से होते हैं, जैसे रेन कब होना है, ठंड कब पड़ना है, और उसकी वजह से सारा जो हमारा प्रोडक्शन है, जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं, ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड। इनमें से कुछ भी अगर थोड़ा डिस्टर्ब होता है एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गेट डिस्टर्ब और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। सो ये जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो ये है कि ग्लेशियर्स जो हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, सोचो अर्थ में कितने सारे ग्लेशियर्स हैं, कितना सारा पार्ट ऑफ अर्थ है जो कि बर्फ़ बना हुआ है, और अगर बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर अगर ये ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाएं, अगर ये ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाएं तो कितना डिफ़िकल्ट होगा फॉर अस टू लिव, ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर्स बढ़ेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, मेल्ट होंगे, जो सी लेवल जो है वाटर लेवल जो है सी का इट इज़ गोइंग टू राइज, उससे साइक्लोन्स है ना, साइक्लोन्स हैं, सुनामीज़ हैं, फ्लड है, इसकी जो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, एंड दिस इज़ गोइंग टू कॉज हार्म टू अस, हमारे जो लाइफस्टाइल है या हमारा जो लिविंग सिस्टम है उस पर इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट। तो ये आपका जैसे यहाँ देख सकते हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है फॉर दी कंप्लीट पीपल हु आर लिविंग ऑन अर्थ, पूरे ग्लोब के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैविंग दी डिसएडवांटेज, जो हम फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं उसका। लेकिन अगेन ये है कि हमारा जो डिपेंडेंस है वो सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पे ही है, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है। इसलिए वी नीड टू सी सम अल्टरनेटिव सोर्सेज जो कम पॉल्यूशन करें, जो इजीली जो इतने आसानी से ख़त्म ना हो, या फिर एटलीस्ट जो रिन्यूएबल हों, जिनको रिन्यू कराया जा सके, ताकि आगे की जो जनरेशन है वो भी थोड़ा ढंग से जी सकें, ठीक है। अगर हम उन्हें टेक्नोलॉजी दे देंगे लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए इफ़ वी डू नॉट गिव देम द थिंग्स जो होना चाहिए, तो देयर इज़ नो पॉइंट फॉर दिस डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स देखे जा रहे हैं। तो और कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो है कि ये जो पॉल्यूशन जो हो रहा है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि कंबशन प्रोसेस की हम एफिशिएंसी बढ़ाएं। जितना एफिशिएंसी बढ़ाना मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन इनपुट के लिए आपको एक सर्टेन आउटपुट मिल रहा है। एफिशिएंसी बढ़ाना मतलब उसी इनपुट के लिए आपको ज़्यादा आउटपुट मिले, तो आपको कम फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा, जो आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो इन दैट केस आप कम फ्यूल बर्न करेंगे तो कम पॉल्यूटेंट निकलेंगे, कम हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, सो थोड़ा सा इट इज़ बेटर। दूसरा, रिड्यूसिंग द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड एशेस इनटू द सराउंडिंग्स। जो ये जो बाई प्रोडक्ट बच जाता है, जो भी बाई प्रोडक्ट बच जाता है
फॉसिल फ्यूल के जलने के बाद, उससे एनर्जी लेने के बाद जो भी बाई प्रोडक्ट बचता है, जो हार्मफुल गैसेज हैं, स्मोक है, हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, एशेज़ हैं, ये सब इनको अगर हम लोग इनका जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से करें कि उसको यूज़ किया जा सके या उसको बेटर यूज़ किया जा सके, उसको ऐसे ही बहाया ना जाए पानी में, ऐसे ही उसको फेंक ना दिया जाए, सिंपली रिलीज़ ना कर दिया जाए। सो इन सब चीज़ों को अगर इसके लिए थोड़े प्रिकॉशंस लिए जाएँ या थोड़े कॉशियस मेजर्स लिए जाएँ, देन देर इज़ गोइंग टू बी ए सम चेंज, जो कि हो रहा है बट जिस लेवल्स पे होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, नहीं हो रहा है, और वही सबसे बड़ा कंसर्न है। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना है आगे भी, बाकी जो चीज़ें हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम आज की क्लास का वैसे भी ख़त्म हो गया है। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।